after completion of tenses, we'll start a book which is in your syllabus, Ignited Minds by APJ Abdul Kalam. You are not supposed to learn the whole book. There are only 3 chapters in your syllabus. That is, first is the dream and the message. Second is give us a role model, and third is visionary teachers and scientists. So these 3 chapters you are supposed to learn from this book. This is in your syllabus, Unit 1. So let me tell you something about APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam is one of India's most distinguished scientists. He was responsible for the development of India's first satellite launch vehicle, the SLV-3, and the development and operationalization of strategic missiles. तो अब्दुल कलाम है, आप पहचानते ही हो उसको, अपने नाम आपने सुना ही है। बहुत ही रिनोवेड साइंटिस्ट थे इंडिया के, और उन्होंने हमारे इसरो में काम करके इंडिया के लिए बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की है, बहुत सारी मिसाइल्स बनाई है। तो ये तीनों चैप्टर्स में उन्होंने साइंस के बेस पे ही तीनों चैप्टर्स है, और उसने कौन सी मिसाइल्स सैटेलाइट सब बनाया हुआ है, कैसे लोगों के साथ काम किया है, उसने हमारे देश के लिए क्या किया है। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस 3 चैप्टर्स। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ 3 चैप्टर्स ही आपके सिलेबस में है, तो वो 3 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। As chairman of the Technology Information Forecasting and Assessment Council, he pioneered India Vision 2020, a roadmap for transferring India into an economically developed nation by 2020. Focusing on PURA, PURA is a development system for countrywide implementation. तो उसका फोकस हमेशा यही है कि 2020 तक इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि इकोनॉमिकली हम बहुत ही अच्छे इंडिया में डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आगे हो, हमें दूसरे देशों से के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। तो उसने इसके लिए बहुत ही ट्राई की है, बहुत ही सैटेलाइट्स और मिसाइल्स लॉन्च की है, जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा हो। Kalam held various positions in the Indian Space Research Organization and the Defense Research and Development Organization, and became principal scientific advisor to the Government of India, holding the rank of a cabinet minister. तो कलाम है, उसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ISRO, and the Defense Research and Development Organization, DRDO. These are the organizations उसके साथ काम करके एक इंडिया गवर्नमेंट के एडवाइज़र के तौर पे भी काम किया है, कैबिनेट मिनिस्टर में रैंक भी उन्होंने होल्ड किया है। The President of India between 2002 and 2007, Kalam has been awarded honorary doctors from 38 universities and the country's 3 highest civilian honors, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. तो वो हमारे प्रेसिडेंट भी थे 2002 और 2007 तक, और उन्होंने बहुत ही सारे अवार्ड्स जीते हैं डॉक्टरेट्स के और साइंटिस्ट के फील्ड में, और उसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न के अवार्ड भी मिल चुके हैं। Kalam has authored 15 books on a variety of topics that have been translated into many languages across the world. तो 15 से भी ज़्यादा उन्होंने बुक लिखी है अलग अलग टॉपिक पे ऊपर, और अलग अलग लैंग्वेज में वो बुक भी छपी है। ही इज़ फ्रॉम कर्नाटक, तो उसके लैंग्वेज में उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, और दूसरी भाषाओं में भी उसको ट्रांसलेट करके बेचा गया है। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स आर विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम एंड इग्नाइटेड माइंड्स, और वो बहुत ही फेमस है, ये है विंग्स ऑफ फायर है। Then this India 2020, a vision for the new millennium and ignited minds. So there are 3 books which are very famous and बहुत ही जो बिक चुके हैं। विंग्स ऑफ फायर है, इंडिया 2020, विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम एंड इग्नाइटेड माइंड्स, जो अभी आप पढ़ रहे हो। He now conducts lecture on social development in many international institutions and is involved in research on different societal mission.
तो अभी यानी कि नाउ ही इज़ नॉट बिटवीन अस, अभी तो हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन जब ये बुक उन्होंने लिखी थी तभी की बात है। यहाँ पे लिखा है कि नाउ ही इज़ वर्किंग, तो अभी वो आफ्टर 2007 ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल 2002 to 2007। तो उसके बाद वो अभी बहुत ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अपने रिसर्च के ऊपर लेक्चर्स भी देते हैं, बच्चों को बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस, ये सब बताते हैं। उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हुए हैं। ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, द ड्रीम एंड द मैसेज। ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यहाँ पे अब्दुल कलाम है एक थॉट बताते हैं कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, हमें सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने अगर हम देखेंगे यानी कि हमारा कुछ गोल होगा लाइफ में, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। ड्रीम है वो हमारे ट्रांसफॉर्म करते हैं, विचारों में ट्रांसफ़र करते हैं, और देन थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन, और वो जो विचार हम करते हैं उसके ऊपर उसके बाद हम वो एक्शन में लाते हैं, यानी कि उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम है आपको एक मैसेज देते हैं कि लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर विचार कर सको और उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ सको। On 30th September 2001, I was on my way to Bokaro from Ranchi in Jharkhand when the helicopter carrying me crashed moments before landing. 30 सितंबर को 2001 को जब अब्दुल कलाम हैं झारखंड में रांची से बोकारो जा रहे थे, तो उसका हेलीकॉप्टर जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे वो क्रैश्ड मोमेंट्स उसने फील किया। लैंडिंग के टाइम पर जब वो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था तब कुछ इंसिडेंट हुआ, वो अब्दुल कलाम ने फील किया। क्रैश्ड हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा उसने फील किया है। इट हिट द अर्थ विथ अ थर्ड आफ्टर इट्स इंजन फेल्ड। तो लैंडिंग के टाइम पर उस हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया और वो ज़मीन से टकरा जाता है। All of us on board had a miraculous escape. जो भी लोग हेलीकॉप्टर में थे वो miraculous escape का मतलब है चमत्कारिक बचाव, तो हम लोग बच गए। Grateful to God but unfazed by the incident. भगवान का हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन अभी भी वो इंसिडेंट का शौक लगा हुआ है। I went ahead with my scheduled program of addressing the students in Bokaro. मैं वहाँ पे बोकारो में बच्चों को एड्रेस करने के लिए यानी कि लेक्चर देने के लिए जा रहा था। At night, however, a panel of doctors persuaded me to take a tranquilizer to alleviate my perceived shock. तो रात को डॉक्टर्स वहाँ पे आए, मुझे वो जो इंसिडेंट हुआ उसका जो शॉक लगा था वो चेकअप करने के लिए आए और मुझे थोड़ी मेडिसिन भी दी। The drug made me sleep hours ahead of my usual time, 1 a.m. I also failed to rise at my usual 6 a.m. and woke up only after 8 o'clock. जो वो ड्रग यानी कि जो दवाएं मुझे दी गई थी उससे मेरी स्लीप भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं 1 बजे सो पाया और सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन वॉक अप ओनली आफ्टर 8 o'clock, तो 8 बजे के बाद मेरी नींद खुली। It was, however, a disturbed sleep, and sometimes in the middle of it, I fell to thinking why the human race, the best of all of God's creations, has been so deeply divided by violence. और ये जो मुझे नींद भी अच्छी तरह से नहीं आई, डिस्टर्ब स्लीप थी वो, तो बीच बीच में मेरी आँख खुल जाती थी, मैं अच्छे से सो नहीं पाया। तो जब भी मैं रात को जागता था तो मुझे यही विचार आता था, सोचता था कि भगवान का जो बहुत ही अच्छा क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग, हम लोग, तो क्यों डिवाइडेड है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, अच्छी तरह से नहीं रह पाते। मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है। I imagine a conversation between 5 people who together symbolize the finest attributes of the human mind and whom I admire deeply. तो अब वो अब्दुल कलाम है, वो 5 लोगों के बारे में सोचते हैं और जिसका वो बहुत ही एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे वो सोचते हैं। वो यहाँ पे उसको रात को नींद नहीं आ रही है, रात को उसकी आँख खुल जाती है, वो ह्यूमन बीइंग के बारे में सोच रहा है, क्यों ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, और उसके बीच में उसे ये 5 लोग भी याद आते हैं जो हमारे सामने वो
बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी। दो देयर कन्वर्जेशन आई सॉट एन आंसर, तो उसके कन्वर्जेशन यानी कि ये 5 लोगों के बारे में जो सोच रहे हैं उसकी कन्वर्जेशन से उसका आंसर मिलता है कि क्यों ह्यूमन रेस है ऐसे झगड़ा करते रहते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, कौन से 5 लोग हैं, वो आगे हमें बताएंगे। In this experience, much more intense and vivid than a dream, though for what of a better world I shall turn it, that I saw myself in a desert with miles of sand all around। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो 5 लोगों के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हैं बहुत ही एडमायरेबल है, और मैं अपने आप को डिज़र्ट में यानी कि बहुत बड़ा रण में देखता हूँ जहाँ पे सिर्फ चारों तरफ धूल ही धूल है। There was a full moon and the desert was bathed in its light। और फुल मून वहाँ का रात को वो वहाँ पे है ऐसा उसे फील हो रहा है। 5 men, वो 5 लोग कौन है? महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एम्परर अशोका, अब्राहम लिंकन and Khalif Omar। These are the 5 people Abdul Kalam is thinking about at the middle of night। ये 5 लोग हैं जिसके बारे में अभी अब्दुल कलाम सोच रहे हैं और आपको बता रहे हैं। वो है महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एम्परर अशोका, अब्राहम लिंकन एंड खलीफ उमर। स्टूड इन अ सर्कल, देयर क्लोथ्स रफल्ड बाय द विंड। और ये 5 लोग उस रण में सर्कल में गोल आकार में खड़े हुए हैं और उसके रफल्ड बाय द विंड, उसके क्लॉथ से ऐसे हवा में चल रहे हैं। I felt myself dreadful standing next to the majestic emperor Ashoka। सॉरी ड्रॉफेड, वो अपने आप को ऐसा बताया। ड्रॉफेड का मतलब है वो बहुत ही बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, मैं उसके सामने अपने आप को बहुत ही छोटा समझता हूँ। और मैं भी एम्परर अशोका, अशोक राजा के नेक्स्ट यहाँ उसके बाद में ही खड़ा हुआ ऐसा मुझे फील हो रहा है। Ashoka led 2 lives, one as a ruthless conqueror and the other as a compassionate ruler। तो अशोका ने अपने लाइफ में, अपने जीवन में 2 तरह के रूल्स किए हैं। वन एज अ रूथलेस कॉन्कर, जब भी वो लड़ाई के लिए जाते थे तो रूथलेस, निर्दयी हो जाते थे कि कुछ किसी को भी मार देते थे वेदर दे आर गिल्टी और नॉट। और दूसरा एज अ कंपेंशेट रूलर, तो बहुत ही दया दिखा के उसने रूल भी किया हुआ है। The man I stood beside was the one who had just returned from conquest। अभी यहाँ पे वो बताते हैं कि जिसके पास में खड़ा हूँ, अशोक, एम्परर अशोक के बाजू में मैं खड़ा हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी ही बहुत बड़ी कॉन्केस्ट लड़ाई से वापस आए हैं। बट विक्ट्री हैड बिन ऑब्टेन्ड एट हैवी कॉस्ट। लेकिन वो लड़ाई में उसे जो जीत हासिल हुई है उसमें बहुत ही खून बहाव, हैवी कॉस्ट, यहाँ पे उसने कुछ पैसा नहीं दिया है लेकिन बहुत लोगों ने मर के उस विक्ट्री को हासिल किया हो ऐसा लगता है। द बैटल ऑफ कलिंगा क्लेम द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 3 लाख पीपल एंड एन इक्वल नंबर वर वाउंडेड। कौन सी बैटल है, कौन सी लड़ाई से वापस आए हैं? कलिंगा की वॉर से अशोका है, एम्परर अशोका वापस आए हैं जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है और सेम इतने ही लोग को ईजा भी पहुँची है। वाउंडेड का मतलब है ईजा पहुँचना। तो 3 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मरे हुए हैं और उसने ही इक्वल नंबर्स को ईजा भी पहुँची है। I saw everyone looking at Ashoka who fell on his knees and removed his armor and crown। तो सब लोग, हम सभी जो भी वहाँ पे खड़े हैं वो अशोका की तरफ ही देख रहे हैं जो अपनी नीज़ पर, घुटने पर बैठे हुए हैं और रिमूव इज आर्मर एंड क्राउन। आर्मर यानी कि जब भी वो लड़ाई पे जाते हैं तो बख्तर जैसा कुछ पहन के जाते हैं, तो वो रिमूव निकाल रहे हैं, और क्राउन यानी कि उसका ताज भी निकाल रहे हैं। हिज फेस वॉज पेल रिफ्लेक्टिंग द डेथ सराउंडिंग हिम। उसका फेस बहुत ही निस्तेज हो चुका है और चारों तरफ डेथ, लोगों, मरे हुए लोग ही पड़े हुए हैं, तो उसके तरफ देख रहे हैं। ही लुक्ड एट द स्काई, फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं। ही सो द ब्राइट कूल मून शाइनिंग एंड गोड्स ग्रेस पोरिंग डाउन ऑन मदर अर्थ। और वहाँ पे वो फुल मून देखते हैं, चांद को देखते हैं और फिर भगवान के बारे में सोचते हैं। He looked down on the horror he had created।
और फिर वो ज़मीन पर देखते हैं कि जहाँ पे उसने बहुत ही लोगों की जान ली है, मेकिंग ब्लड फ्लो एवरीवेयर, और सभी जगह पे उसने ब्लड फैलाया हुआ है। In that moment of beauty and horror, the silver moonlight and the suffering and pain on the ground, when nature itself seemed to speak out against what he had wrought, Ahimsa Dharma was born. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब भी एम्परर अशोका है वो आकाश की तरफ देखते थे तो उसे वहाँ पे नेचर दिखता था, ब्यूटी दिखती थी, लेकिन जब भी वो ज़मीन की तरफ देखते थे तो उसे वहाँ पे हॉरर दिखता था, क्योंकि उस लड़ाई में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, ज़मीन पे बहुत ही खून बहाया है, तो वो उसने बहुत गलत काम किया, ऐसा उसे एहसास हो रहा है अब। अहिंसा धर्मा वॉज बोर्न, अहिंसा धर्मा होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अभी वो एम्परर अशोका है, उसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि उन्होंने ये बहुत गलत कर दिया, तो अभी वो अहिंसा धर्म की तरफ चलना चाहते हैं। एम्परर अशोका embraced God's command to propagate love for human beings through this doctrine। और उसके बाद कलिंगा वॉर के बाद जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला, उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, उसे गिल्टी हो रहा है, फील हो रहा है। तो अब वो अशोका है, एम्परर अशोका है, वो लव ह्यूमन बीइंग के थ्रू लव फैलाना चाहते हैं, प्यार फैलाना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं लोगों से, तो वो उस रास्ते पे चल चुके हैं। As I stood by, I wondered why the Kalinga War, why the assassination of Mahatma Gandhi and of Abraham Lincoln, और many others like them। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं अशोका के पास ही खड़ा हूँ, तो मुझे भी ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये कलिंगा वॉर की क्या ज़रूरत थी, जहाँ पे इतने सारे लोगों को मार दिया जाए, और फिर महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को भी क्यों मारने की ज़रूरत थी, और मैनी अदर्स लाइक देम, और ऐसे दूसरे कितनों लोगों को मार दिया गया है। तो ये सब ह्यूमन बींग्स इतना झगड़ा करके एक दूसरे को क्यों मारते हैं। हैज़ गॉड ऑलमाइटी फेल्टर्ड इन हिज क्रिएशन, तो क्या भगवान है वो अपने क्रिएशन से अब उसे पसंद नहीं है। इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड असेंशियल फॉर अ सेकेंड क्रिएशन, तो क्या लोगों को मारना ज़रूरी है दूसरी क्रिएशन के लिए। ये सब अब्दुल कलाम है अपने आप में सोच रहे हैं। इन दैट प्लीजफुल साइलेंस द महात्मा स्पोक। अब यहाँ पे जो 5 लोग खड़े हैं, फर्स्ट एम्परर अशोका, अब नेक्स्ट आते हैं महात्मा। तो अब वह महात्मा गांधी बोल रहे हैं, ऐसा अब्दुल कलाम है वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं महात्मा स्पोक, फ्रेंड्स, द डिवाइन मैसेज वी आर हियरिंग इज द मैसेज ऑफ क्रिएशन। सिंस वी ऑल बिलोंग टू प्लेनेट अर्थ, we may give a message to mankind how people of different races, religions, and languages can live peacefully and prosperously together। महात्मा गांधी बताते हैं कि हम लोग एक ही क्रिएशन है भगवान का, बहुत ही अच्छा क्रिएशन है। तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रेस, यानी कि काले हो या गोरे हो, अलग अलग लैंग्वेज, हमारी भाषा है भले ही अलग हो, लेकिन हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक समृद्धि से भी रह सकते हैं। लड़ाई झगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। God Almighty has blessed us all with something unique that we passed on to mankind through our deeds and efforts। तो भगवान ने हमें इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हम दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं, दूसरे लोगों के थ्रू मीन्स के पास हम उसे पास कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। इज़ दैट वर्किंग, क्या ऐसा हो रहा है। इज़ देयर एनी डिवाइन मैसेज और डॉक्टराइन, क्या ऐसा कोई भी मैसेज या फिर डॉक्टराइन की सिद्धांत उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डिवाइन ब्यूटी शुड एंटर द ह्यूमन सोल एंड हैप्पीनेस ब्लोजम इन द बॉडी एंड माइंड। इज़ इट पॉसिबल। तो ऐसी डिवाइन ब्यूटी, ऐसी सोच कि हम भी दूसरों को मदद करें, हेल्पफुल हो, ऐसी सोच हमारे भी अंदर भी होनी चाहिए, तभी आपकी सोल, आत्मा को और आपके बॉडी और माइंड को खुशी मिलेगी, अच्छा महसूस होगा। बट इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब्दुल कलाम हमें पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। Now Asoka said, friends, there is one thing I have realized, there is no victory in causing suffering.
अब यहाँ पे बीच में एम्परर अशोका को जो गिल्टी फील हो रहे हैं, वो इतने सारे लोगों को मार दिया है, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, तो वो बता रहे हैं हम सबको कि मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है, मैंने ऐसा खुद फील किया है कि देयर इज़ नो विक्ट्री इन कॉजिंग सफरिंग। दूसरों को ईजा पहुँचाने से, दूसरों को सफ़र करने से कोई भी जीत हासिल नहीं हो सकती। ट्रायम्फ इज़ अ पीसफुल किंगडम। ट्रायम्फ इज़ अ नेम ऑफ अ किंगडम। तो यहाँ पीसफुल, यहाँ पे भगवान ने जो भी लोगों को यहाँ पे भेजा है पृथ्वी पर, तो पीसफुल होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, दूसरे का खून नहीं बहाना है। नाउ खलीफ उमर सेड, I learned after I entered Jerusalem that all men are equal. खलीफ उमर बताते हैं कि मैं जेरूसलम गया तब मुझे पता चला कि ऑल मेन आर इक्वल, सब इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गोरा काला का भेदभाव नहीं है, कोई लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब एक ही है। देयर इज़ नो पॉइंट इन फोर्सिंग अदर्स टू फॉलो योर पाथ। दूसरों को अपना ज़बरदस्ती से अपना धर्म फॉलो करने का कोई उसमें वे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के ऊपर हमें थोपना नहीं है कि आपको यही धर्म अपनाना है। You will get only that which is ordained for you. God alone is the sovereign. तो जो आप वही आपको मिलेगा जो आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। भगवान ही है ये सब का क्रिएशन करने वाले, और भगवान ने जिसको जो भी दिया है दैट इज़ ऑल गुड फॉर यू, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। Khalif Umar never saw his position in terms of the special privileges that it carried. तो खलीफ उमर है वो, उसने बहुत ही अच्छी पोजीशन कैरी की है, अच्छी गुरु की पोजीशन उन्होंने रख के उसके पास है, लेकिन उसने उसका कभी भी अभिमान नहीं किया है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। यानी कि किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स नहीं किया है, सबको वो एक ही समान मानते हैं, और सारे धर्मों को भी वो एक ही समान मानते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने जिसको जो भी दिया है वो उसके लिए अच्छा है। To him, government was a scarred trust, and he did not best not to betray that trust in any way. Government यानी कि भगवान ने जो भी सबको दिया है, scarred यानी कि पवित्र, तो वो पवित्र है, और हमें उसमें दखल करने का, उसमें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। It was Einstein's turn. Now अब बोलते हैं आइंस्टाइन। I would like to recall my friend Werner Heisenberg's view. आइंस्टाइन बताते हैं कि मैं अपने फ्रेंड वॉर्नर हेजिंगबर्ग्स जो उसका व्यू है वो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। You know, in the West we have built a large beautiful ship. वॉर्नर हेजिंगबर्ग्स का व्यू आइंस्टाइन बता रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, यानी कि याद कर रहे हैं, हमारे सामने बताना चाहते हैं। हेजिंगबर्ग्स ने कहा है कि वेस्ट में, पाश्चात्य संस्कृति में एक शिप, ब्यूटीफुल शिप उसने बिल्ड किया है। इट इज़ ऑल द कम्फर्ट्स इन इट बट वन थिंग इज़ मिसिंग। उसके उस शिप में बहुत सारे कम्फर्ट्स हैं, लाइफ है, लग्जरी है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। इट हैज़ नो कंपास एंड डज नॉट नो वेयर टू गो। कंपास का मतलब है होका यंत्र। जब भी हम शिप में या फिर बोट में जाते हैं, वी विल ट्रैवल थ्रू द सी रूट, तो होका यंत्र रहता है, कंपास रहता है, जो आपको दिशा बताता है कि कौन सी दिशा में आपको जाना है। तो यहाँ पे वेस्टर्न में भी ऐसा एक शिप है जहाँ पे सारे कंफर्ट्स है। शिप यानी कि ऐसी लाइफस्टाइल है जहाँ पे सब कंफर्ट्स है, लेकिन कहाँ पे जाना वो किसी को पता नहीं है। Men like Tagore and Gandhi and their spiritual forebears found the compass. Why can this compass not be put in the human shape so that both can realize their purpose? यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि गांधी जी और टैगोर जैसे लोगों ने, स्पिरिचुअल लोगों ने अपने दिशा तय कर ली है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, हमें देश के लिए कुछ काम करना है, तो वो लोग हैं उस दिशा में आगे बढ़े। तो वाई कैन दिस कंपास नॉट बी पुट इन ह्यूमन शिप? तो हमारे अंदर भी ऐसा एक कंपास यानी कि होका यंत्र होना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, हमें लोगों को हेल्पफुल होना है, या हमारे कैसे थॉट्स होने चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, लोगों को भी अपने रियलाइज़ हो कि वो कौन सी पर्पस है ये लाइफ में, भगवान ने उसे जन्म दिया था, उसका पर्पस क्या है, तो वो भी रियलाइज़ कर सके।
Abraham Lincoln, the great American leader who fought against slavery and whose life paralleled that of Mahatma in certain respects, said at this point, अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के लीडर थे और स्लेवरी के अगेंस्ट में वहाँ पे जो लोगों को मजदूरी कराई जाती थी उसके अगेंस्ट में वो बहुत ही उसने फाइट किया है और उसकी लाइफ में महात्मा गांधी की लाइफ से पैरेलल यानी कि मिलती जुलती है, थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स है उससे मिलते जुलते हैं, वो बताते हैं देयर इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फैमिलीज प्रॉस्पेरिटी एट वेरियस लेवल। यहाँ पे बताते हैं अब्राहम लिंकन की हैप्पीनेस खुशी है वो हमारी फैमिली से जुड़ी हुई है, हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी हुई है, वहाँ से ही हमें कुछ अच्छा करने का विचार आता है, कंफर्ट मिलता है। गॉड्स ग्रेस गिव्स ब्लिस टू ह्यूमन लाइफ्स, भगवान के जो आशीर्वाद है वही ह्यूमन बीइंग को हम लोगों को यानी कि इंसान को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद जो भगवान देते हैं उसी से हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं। हैप्पीनेस एंड ब्लिस आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ गॉडली लाइफ ऑन अर्थ। तो खुशी है और आशीर्वाद है, तो यही दो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। Perhaps there is so much conflict between people and nations because in our pursuit of prosperity and power, we have lost sight of ethical values. तो शायद लोगों के बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स चल रही है, नेशंस के बीच में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन ये भी इसके लिए चल रही है कि हमें कुछ पावर चाहिए, हम ही सबसे सर्वोपरि है ऐसा हम मानते हैं, इसलिए ऐसी वॉर चल रही है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमें भी एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर चलना चाहिए। वी मस्ट आस्क आवर सेल्स व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हमें हमको हमारे अंदर को हमारी आत्मा को पूछना चाहिए कि हमारा यहाँ पे पृथ्वी पर जन्म हमने लिया है तो हमें कैसे कर्म करने हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना है, वैसे हमें अपने आप को ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। Does it have a part in political thinking, scientific thinking and the theological thinking? यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें पॉलिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग और थियोलॉजिकल थिंकिंग के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए या नहीं, हमें कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, हमें अगर पॉलिटिकल थिंकिंग है तो हमें उसमें कैसे काम करने हैं, साइंटिफिक थिंकिंग है तो कैसे काम करना है, थियोलॉजिकल है तो कैसे काम करना है, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। इज़ स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे पॉलिटिकल, साइंटिफिक और थियोलॉजिकल के ऊपर भी स्पिरिचुअलिटी है, तो ये क्या लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइफ के बिजनेस में स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन ये हम भूल चुके हैं। Okay, we'll stop here and continue in the next lecture.